गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित बाजार दर्शन, जो एक प्रकार का वैचारिक निबंध है, इस निबंध का हम लोग प्रतिपाद्य या सारांश जो है हम इसका अध्ययन करेंगे। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता व साहित्य के सुलभ लालित्य हैं। ये आपके पुस्तक में जो है वो लिखा हुआ, ये बुक की जो लाइन है उसी लाइन को दिया गया है। इसमें वैचारिकता भी है और साहित्य का समावेश भी है। यह लेख उपभोक्तावाद और बाजारवाद को समझाने में सशक्त है। जैनेन्द्र जी अपने परिचितों मित्रों से अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहते हैं कि बाजार में कोई ना कोई जादुई ताकत होती है जो लोगों को अपना दास बना देती है। यह व्यक्ति को अपनी वास्तविक आवश्यकताओं का ज्ञान यदि व्यक्ति को अपनी वास्तविक आवश्यकताओं का ज्ञान हो तो वह बाजार का लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो जाते हैं। लेखक ने अपनी बात को स्पष्टीकरण कहीं दार्शनिक रूप में, दार्शनिक मतलब कि समाज को देखने का हमें जो दृष्टिकोण प्रदान करे। दार्शनिक का मतलब दर्शन। अरविंद घोष का हम लोग दर्शन पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद का दर्शन दर्शन मतलब कि दृष्टिकोण, आइडियोलॉजी, सोचने का तरीका। तो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहीं दार्शनिक रूप में करते हैं तो कहीं कहानी के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। इन्होंने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है। इन्होंने बताया कि जो बाजार केवल बाजार का पोषण करे, उपभोक्ता के उद्देश्यों या उनके लाभ के विषय में ध्यान ना दे, ऐसा शास्त्र अनीति शास्त्र कहलाता है। तो आइए अब हम इसका सारांश पढ़ते हैं। लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक बार वे बाजार मामूली वस्तु क्रय हेतु गए थे। लेखक अपने फ्रेंड की एक स्टोरी हमारे सामने जो है साझा करते हुए कहते हैं कि एक मेरा मित्र था जो बाजार गया था बहुत मामूली सी वस्तु क्रय करने हेतु, परंतु आए तो हाथ में ढेर सारा सामान का बंडल था। लेखक के पूछने पे सारा दोष पत्नी के माथे लगा दिया। लेखक इस तर्क का समर्थन न करते हुए बताते हैं, किस तर्क का, कि मतलब सारा दोष पत्नी का था, कि लोग इस संदर्भ में पत्नी की ओट लेते हैं। इसमें मनी बैग का भी पावर था, मतलब केवल पत्नी को दोषारोपण नहीं किया जा सकता, इसमें जो है क्रय शक्ति यानी पैसे का भी पावर। अगर आपके पास पैसा है तभी आप वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। केवल पत्नी के कहने मात्र से ऐसा नहीं हो सकता। पैसे से लोगों को पावर मिलता है। बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि से परचेजिंग पावर को बल मिलता है। इसके विपरीत कुछ लोग संयमी भी होते हैं। वे पैसे को जोड़ते रहते हैं और स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। मतलब समाज में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बाजार जाकर ढेर सारे सामान खरीद कर बेफिजूल खर्ची करते हैं और कुछ लोग पैसा जोड़ जोड़ करके अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं। मित्र ने सारा पैसा खर्च कर खरीदारी की थी। वह परचेजिंग पावर के अनुपात में थी, न कि ज़रूरतों के। मतलब जो मित्र सामान खरीद के लाया था उसमें बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी जिसकी आवश्यकता नहीं थी। लेखक बताते हैं, अनावश्यक वस्तुओं के क्रय में आकर्षक बाजार का बड़ा योगदान है। तो केवल
पत्नी या फिर क्रय शक्ति का या परचेजिंग पावर का ही दोष नहीं है, बाजार का भी इसमें बड़ा योगदान है। इसके रूप जाल में शायद ही कोई हो जो ना फंसे। जो ऊंचे बाज़ार होते हैं, जो ऊंचे बाज़ार मतलब जैसे शॉपिंग मॉल हो गए, कई ऊंचे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए, तो कपड़े के मार्केट, सराफा मार्केट, तरह तरह के जो मार्केट होते हैं उनका जो आमंत्रण होता है वो मूक होता है। मूक मतलब साइलेंट। ये बाज़ार किसी को बुलाते नहीं हैं। आप छोटी छोटी दुकानों पे देखते हो कि लोग बुलाते हैं कि आइए हमारे वहाँ, ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए, आइए ले जाइए, एक के साथ एक फ्री। तो ये इस तरह का नहीं होता। तो ऊंचे बाज़ार का जो आमंत्रण होता है वह मूक होता है, और वह क्या करता है, तृष्णा जगाता है। तृष्णा माने प्यास। लोगों को शौक होता है कि हम जाके मॉल में जा कर के परचेजिंग करें, और थोड़ा क्या है, गर्व को सेक मिलती है। जो अपना जो अभिमान होता है उस अभिमान को थोड़ा सा सेक मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को। और यही चाह, यही जो तृष्णा होती है व्यक्ति को, मनुष्य का जो अभाव होता है मनुष्य को पागल कर देता है। लेखक ने एक दूसरे मित्र का जिक्र किया। लेखक का जो दूसरा मित्र भी बाजार जाता है पर कुछ खरीद कर नहीं लाता, और कहता है कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या खरीदूं। बाजार अगर जाएं और उसका असर जेब भरे रहने और मन के खाली होने पर अवश्य पड़ता है। मतलब अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, अगर आपकी जेब भरी हो, पैसा खूब हो और मन खाली हो, आपको पता ना हो तो क्या खरीदना है, तो इसका असर बाज़ार पे बहुत पड़ता है। आप अनगिनत अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करके आ जाएंगे। मन और जेब के खाली होने पर भी असर पड़ता है। मन भी आपका खाली हो और जेब भी खाली हो तो भी असर पड़ेगा। कि मन तो भले जेब खाली हो लेकिन मन में भावना तो होगी ना कि ये भी खरीद लेते, ये भी खरीद लेते, ये भी अच्छा मिल रहा है, वो भी अच्छा मिल रहा है। खाली मन को सब कुछ खरीदने का मन करता है। अगर मन आपका खाली हो तो ये मन होता है ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले। व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा फैंसी वस्तुएं आराम में खलल डालती हैं। लोगों को लगता है कि अच्छे मॉल से या अच्छे ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे तो हमारे जीवन में क्या है, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। लेकिन क्या है, ये इसके विपरीत, ये हमारे आराम में जो होती हैं वो खलल डालती, मतलब व्यवधान डालती हैं। हाँ, बस होता क्या है, बस स्वाभिमान और अभिमान को थोड़ा सा सेक अवश्य मिलती है। मतलब थोड़ा सा अंदर से स्वाभिमान को अच्छा लगता है, अरे वाह मैं तो ब्रांडेड पहनता हूँ, तो थोड़ा सा एक भाव जो होता है वो भाव मिलता है। मन खाली रखने का कदापि अर्थ मन बंद रखना नहीं है। लेखक ने कहा मन खाली रखने का यह मतलब नहीं कि मन खाली नहीं होना चाहिए तो क्या करो, मन को बंद रख दो, क्योंकि शून्य होने का जो अधिकार है वो बस परमात्मा को है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकता। कहते कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम अपने इच्छाओं पे एकदम नियंत्रण करते तो वो मूर्ख है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा कहता है तो यह हठ योग है। हठ माने जिद, कि हमें अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण है, ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति को अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। दुनिया में जब तक आप अपूर्ण हैं तब तक आपका जीवन है। जिस दिन आप पूर्ण हो गए आप परमात्मा में समाहित हो जाएंगे, परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो इस बात को आप समझिए कि हमारी अपूर्णता में ही हमारा जीवन है। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें अपने उद्देश्य, हमें अपनी आवश्यकताओं का पता होना चाहिए। लेखक ने उदाहरण के रूप में पड़ोस में रहने वाले भगत जी के बारे में बताया। क्या बताया? वे चूरन बेचते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका चूरन जो है पूरे जो मोहल्ले में बहुत ही प्रसिद्ध है। परंतु 6 आने पूरे होने पर बाकी का जो चूरन होता है बच्चों को मुफ्त दे देते हैं। उन पर बाजार का जादू नहीं चलता।
यद्यपि भगत जी निरक्षर हैं, फिर भी पैसा उनके आगे घुटने टेक देता है। इसके विपरीत अन्य लोग अपने जन्मदाता, परिस्थिति सबको कोसते रहते हैं। लेखक ने बताया कि जो भगत जी हैं, उनको केवल जितना आवश्यकता है उतना ही सामान खरीदते हैं और उतना ही सामान वो बेचते हैं। उससे ज़्यादा का सामान वो बच्चों को मुफ्त में दे देते हैं और संतोष का भाव अपनाते हैं। और इसके विपरीत जो कुछ लोग होते हैं, उनकी जो अनगिनत और अनमानी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो अपने जन्मदाता को कोसते हैं। क्या कि पता नहीं किसके घर हमने जन्म ले लिया, पता नहीं किस देश में हमने जन्म ले लिया, हमारे आस पड़ोस की परिस्थितियां जो हैं वो ऐसी हैं। तो उनके मन में कई तरह के नकारात्मक जो हैं वो विचार आते रहते हैं। यह संतोष वृत्ति अपर जाति का तत्व है। लेखक ने बताया कि यह संतोष की जो भावना है वो बहुत ही दुर्लभ प्रकृति है, दुर्लभ स्वभाव है। ये सबको प्राप्त नहीं होता, यह वृत्ति सबको प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग इसे आत्मिक नाम देते हैं, कुछ लोग नैतिक देते हैं, कुछ लोग इसे धार्मिक तत्व के रूप में जानते हैं। जहाँ लोगों के पास तृष्णा है, तृष्णा माने वही चाह, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ यह बीज नहीं फल सकता। मतलब अगर आपको लालच है तो आपको संतोष नहीं मिल सकता। वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता प्रकट होती है कि जो व्यक्ति वैभव की मतलब धन की आकांक्षा रखता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, मानसिक रूप से, विचारात्मक रूप से वह निर्बल है। लेखक की मुलाकात एक दिन भगत जी से मार्केट में हो जाती है। भगत जी की आंखें खुली थी, मतलब भगत जी ने बाजार को देखा। ये नहीं कि आंखें बंद कर लिया, मन को बंद कर लिया जबरदस्ती कि हम आंखें बंद कर लेंगे तो हमें अब चीज़ें दिखेंगी नहीं और हमारे मन में लालसा जो है नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं। भगत जी की आंखें जो थी वो खुली थी, परंतु हाँ, वो भौचक्के और लाचार नहीं थे कि उनके मन में किसी तरह की लाचारी नहीं थी कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं खरीद पा रहा हूँ। किसी तरह को उनके जीवन में लाचारी नहीं थी। वे पंसारी की दुकान, पंसारी मतलब जहाँ पे डेली यूज़ की, जैसे कि परचून का दुकान होता है, चीनी, चायपत्ती और सारी चीज़ें जो मसाले इत्यादि मिलते हैं तो उनको बोलते हैं। तो पंसारी की दुकान से ज़रूरी वस्तुएं लेकर चल पड़े। फिर चाहे बाजार का आकर्षण उन्हें कितना ही क्यों ना आमंत्रण देता हो, बाजार कितना भी उन्हें बुलाता हो, लेकिन उन्होंने उनके आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अंततः लेखक कहते हैं कि बाजार की सार्थकता वही दे सकता है जो अपनी ज़रूरतों को पहचानता हो। अन्यथा क्या होगा? अगर आपको आपकी आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्रय शक्ति के कारण, परचेजिंग पावर से क्या होगा? कपट द्वेष बढ़ता है। एक वस्तु खरीद के लाएगा तो दूसरे को दिखाएगा, दूसरे को जलाएगा, दूसरे के मन में ईर्ष्या का भाव बढ़ेगा, तो सद्भाव घटता है। इससे क्या, आपस का जो प्रेम होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। हर कोई एक दूसरे को ठगने की चाह में है कि अपना जो माल है, अपना जो वस्तु है, किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेच सकें, विक्रय कर सकें। यहाँ केवल क्या है, उपभोक्ता और बाज़ार में केवल ग्राहक और बेचक में क्या है, आपस में केवल ग्राहक और बेचक का संबंध दिखता है। आपस में किसी प्रकार का कोई सहानुभूति, कोई प्रेम, कोई जो है आपस में लगाव जो है नहीं है। केवल एक ग्राहक है और एक जो है बेचक है। और ऐसा बाज़ार मानवता के लिए विडंबनापूर्ण है। विडंबनापूर्ण अर्थात दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बाज़ार जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे, उनके उद्देश्यों की पूर्ति ना करे, उन्हें विकल बना दे, उन्हें मानसिक रूप से अक्षम बना दे, तो ऐसा बाज़ार क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो शास्त्र, जो अर्थशास्त्र का पोषण करता है, उसको सरासर औंधा तथा मानवीय रूप से इसको हम क्या कहेंगे, माया, ये जो मायावी है,
ऐसा बाजार जो है और ऐसा शास्त्र जो है मायावी पूर्ण है, इसमें माया का समावेश